तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी को। देखिए पढ़ने से पहले कुछ हम क्या करते हैं, बेसिक चीज़ें देखते हैं, उसको आप ध्यान से समझिएगा, लिखिएगा नहीं, सिर्फ समझिएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं लिखना, हम बार बार भूल जाते हैं, तो आप उसे लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ें समझते हैं, उसके बाद फिर हम बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखिए कोशिका समझते हैं। कोशिका क्या होता है, बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। देखिए हमारा पूरा जो शरीर है ना दोस्तों, हमारा नहीं, जितना भी जंतु है ना, जंतु मतलब खाली जानवर मत समझिएगा, जंतु का मतलब होता है आदमी और कुत्ता बिल्ली कीट पतंग सब ये होता है, समझ रहे ना। हालांकि वो जीव में अलग छोटे छोटे आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सजीव का मतलब है छोटे बड़े जीव, पौधे, जानवर, आदमी सब होगा, ठीक है ना। तो जितना भी जीव है ना दोस्तों, वो किसका बना है, तो दोस्तों ये बना हुआ है कोशिका का बना है। जैसे हमारा पूरा शरीर है ना, पूरा शरीर में कोशिका दोस्तों, कितना पूरा शरीर में कोशिका है। तो पूरा शरीर जो बना है वो किससे बना है, कोशिका से बना है। तो हम कह सकते हैं कोशिका जो है ना हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है ना। ये मैं आपको, और कोशिका एक अलग चैप्टर है, इनको मैं, अगर आप चाहते हैं कोशिका पढ़ना तो एक अलग चैप्टर में उसको करवा दूंगा। पहले जो हम बता रहे हैं उसको तो आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना। चलिए कोशिका समझ गया। अब कोशिका का दोस्तों क्या होता है ना, प्रकार होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रकार। कोशिका दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और ये एक होते हैं संख्या के आधार पर, और दोस्तों एक होते हैं आपका संरचना के आधार पर। कोशिका दो प्रकार के, एक संख्या के आधार पर और एक संरचना के आधार पर, संगठन के आधार पर आप बोल सकते हैं। तो संख्या के आधार पर दोस्तों दो प्रकार, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक हो गया एक कोशिकीय, एक हो गया बहुकोशिकीय। समझ गए ना। एक कोशिका किसको बोलेंगे, सिंपल बात है। देखिए एक मतलब है कोशिका, मतलब कोशिका, यानी कि जिसमें एक कोशिका हो उसे एक कोशिका जीव कहते हैं। तो और बहुकोशिका जीव क्या हो गया, जिसमें बहु का मतलब क्या है, बहुत, यानी कि जिसमें बहुत कोशिका, उसे बहुकोशिका जीव कहते हैं। समझ गए ना। एक कोशिका जीव कौन होता है, जैसे आपका अमीबा नाम सुने होंगे, पैरामीशियम नाम सुने होंगे, जीवाणु नाम सुने होंगे, ये सभी आपका क्या होते हैं, एक कोशिका। ये एक कोशिका से सभ्य काम कर लेता है, खाना पीना, जो भी आप समझ सकते हैं, खाना पीना, पाचन शक्ति, अवशोषण, फपशोषण, मलमूत्र, जो भी है सब कर लेता है एक कोशिका से। और हम लोग क्या, हम लोग क्या मनुष्य हैं, कुत्ता बिल्ली क्या, वो सब बड़े बड़े जीव हैं, तो वो सब क्या होते हैं, बहुकोश के जीव होते हैं, यानी बहुत कोशिका है, अलग अलग कोशिका का अलग अलग काम होता है, ठीक है ना। तो इतना आप समझ गए। तो ये दोनों जो था ना दोस्तों, संख्या के आधार पर कोशिका था, समझ गए ना। अब ये जो दो दिख रहा है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हैं, आपके लिए बेटर रहेगा समझने के लिए, ठीक है ना। हालांकि मैं आपको कोशिका में अलग चैप्टर पढ़ा दूंगा, बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोशिका, अब ये संरचना के आधार पर, संगठन के आधार पर दो प्रकार के, एक हो गया यूकैरियोटिक, एक हो गया प्रोकैरियोटिक। अब इनका क्या है, देखिए यूकैरियोटिक जो कोशिका होता है ना दोस्तों, ये होता है सबसे बेटर कोशिका, हर एक चीज़ इसके पास होता है। और जो प्रोकैरियोटिक होता है, इसके पास उतना चीज़ नहीं होता। यानी कह सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, तो बोलिएगा ऐसी प्रकार की कोशिका, ऐसी कोशिका जिनके पास सुविकसित केंद्रक हो। जैसे मान लीजिए हमारा कोशिका है, ये हमारा क्या है दोस्तों, कोशिका है, जंतु कोशिका गोल होता है, ठीक है ना। ये कोशिका है, कोशिका में क्या होता है, एक केंद्रक होता है, कोशिका के बीच में क्या होता है, एक केंद्रक होता है। तो जिसके पास अच्छे से केंद्रक है, बढ़िया केंद्रक है, विकसित डेवलप्ड है ना केंद्रक, उस कोशिका क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका, समझ गए ना। और मान चलिए दूसरा कोशिका है, इसके पास भी केंद्रक होगा, इसके पास जो केंद्रक रहता है ना, ये डेवलप नहीं रहता है, डेवलप नहीं रहता है। एक तरह से आप बोल सकते हैं इसमें केंद्रक जो रहबे नहीं करता, नकली केंद्रक रहता है, या सिंपल बोल सकते हैं नहीं, केंद्रक इसका कोई काम का नहीं रहता है, सिंपल आप बोल दीजिए केंद्रक इसमें नहीं रहता है, ठीक है ना। तो जिसमें केंद्रक नहीं रहेगा उसको प्रोकैरियोटिक, और जिसमें केंद्रक रहेगा बढ़िया तरीके से वो बोलेगा यूकैरियोटिक, ठीक है ना। बहुत अंतर है, ये कोशिका बहुत अच्छा है, ये कोशिका बहुत खराब, मतलब कि ये उतना पावरफुल नहीं है, ये ज़्यादा पावरफुल आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो आगे थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है ना। तो हम चलते हैं अपना जो चैप्टर है ना उसको ख़त्म करते हैं, जो हम थंबनेल पर आपको बता रहे हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, सजीवों का वर्गीकरण। और इसमें जो हम 5 को पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, मोनेरा पहले मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फिर आपका फंजाई पढ़ेंगे, कवक और प्लांट, ये 5 पढ़ेंगे तो आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। एनिमल किंगडम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले पास बायोलॉजी शब्द, देखिए बायोलॉजी शब्द दोस्तों इसको लिख लीजिए, क्या जो पॉइंट हम नहीं लिखे ना उसको बोलेंगे, उसको लिख लीजिए। बायोलॉजी शब्द दोस्तों दो व्यक्ति ने दिया था, एक दिया था आपका, लिख देते हैं यहाँ पर नाम हम, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बायोलॉजी शब्द, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, तो दिया था आपका लेमार्क एवं ट्रीवेनस नामक व्यक्ति ने आपका जो है जीव विज्ञान शब्द दिया था, ठीक है ना। तो अब देखिए बायोलॉजी शब्द बना कैसे है, बायो से हो गया जीव,
लोगी से होता है लोगोस। लोगी से क्या होता है दोस्तों, लोगोस एक ग्रीक शब्द है। लोगोस का मतलब होता है आपका अध्ययन। लोगोस का मतलब क्या होता है दोस्तों, अध्ययन होता है, ठीक है ना। तो यानी कि जीव अध्ययन, यानी कि जीव का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपका जीव विज्ञान कहलाता है। तो ये बेसिक सब बात है, आपको पता भी होगा, समझ गए ना। तो अब देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। हालांकि और शाखाएं, ये मेन शाखाएं और छोटे छोटे इधर बहुत शाखाएं है ना। तो देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं बेसिकली दो होता है, एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। दोस्तों जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान और आपका बॉटनी को हिंदी में दोस्तों कहते हैं वनस्पति विज्ञान। इस सबको लिख लीजिए, हम नहीं लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, ये सब बोलेंगे तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। जूलॉजी माने जंतु, बॉटनी माने वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी का मतलब क्या होता है कि जिसमें जंतु का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी का मतलब जिसमें जंतु का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। और जिसमें पादपों मतलब पेड़ पौधा, जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है उसे बॉटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर अरस्तु को बायोलॉजी एवं जूलॉजी का फादर कहा, इस सब पॉइंट लिख लीजिए। अरस्तु को क्या कहता है, बायोलॉजी एवं जूलॉजी का फादर कहता है, ठीक है ना। बोलेगा कि बायोलॉजी और जूलॉजी का फादर किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं, ठीक है ना। फिर अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमल, देखिए एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा, बोल देगा कि हिस्टोरिया एनिमिलियम नामक पुस्तक किसने लिखी। ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, हमेशा आता है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर कराएंगे तो देख लीजिएगा। हिस्टोरिया एनिमिलियम किसने लिखा है, तो ये आपका अरस्तु ने लिखा है। किसने लिखा है, अरस्तु ने लिखा है। देखिए इसके बारे में 500 जंतुओं का वर्णन किया। जो बुक है ना हिस्टोरिया एनिमिलिया, इसमें 500 जंतुओं का वर्णन किया है। इसी कारण इन्हें जो है जंतु विज्ञान, यानी कि अरस्तु ने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया जंतुओं के बारे में। अब कोई भाई किसी के बारे में ज़्यादा अध्ययन कर रहा है तो उसको उसका पिता कहा जाता है। भाई बेटे का, संतानों का रखवाली माँ बाप करता है, यानी बहुत वो केयर कर रहा है कोई व्यक्ति, तभी उसको पिता कहा जा रहा है। तो वही बात यहाँ पर है, ये बहुत ज़्यादा अध्ययन किया इसके बारे में, 500 जंतुओं का वर्णन किया, तो समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा ये काम किए हैं, तो इसलिए इसको पिता कह दिया गया। सिंपल सी बात है भाई। फिर देखिए थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटम में 500 पादप का उनकी आयु तथा आकार के आधार पर अध्ययन किया। इसी कारण वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस कहा जाता है। अब देखिए मैंने आपको बोला था जूलॉजी माने क्या होता है, जंतु विज्ञान, क्या होता है, जंतु विज्ञान। और बॉटनी माने क्या होता है, वनस्पति विज्ञान होता है। तो भाई जंतु विज्ञान के बारे में ज़्यादा अध्ययन किसने किया, अरस्तु ने, तो अरस्तु को पिता कहा दिया गया। बॉटनी वनस्पति विज्ञान, इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन किसने किया, तो किया थियोफ्रेस्टस ने, तो उसको उसका पिता कहा दिया। थियोफ्रेस्टस ने भी बुक लिखा है, क्या लिखा है, हिस्टोरिया प्लांटम, ध्यान रखिएगा क्या लिखा है, हिस्टोरिया प्लांटम बुक किसने लिखा है, थियोफ्रेस्टस ने। हिस्टोरिया एनिमिलियम अरस्तु ने। इतना बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बायोलॉजी को और बांटे ना तो कुछ इस तरह से बांट सकते हैं। मान चलिए हम ये विज्ञान यहाँ फिर से लिख देते हैं, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए लिख देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है ना। बायोलॉजी को आगे हम जो है ना और निम्न पाठों में पा सकते हैं। एक दोस्तों आपका होता है मौलिक जीव विज्ञान। क्या होता है दोस्तों, मौलिक जीव विज्ञान होता है। आप वीडियो को स्पीड करके थोड़ा भी देख सकते हैं, कम समय में हो जाएगा। जैसे हम लिख रहे हैं तो आप स्पीड करके इसको भगा सकते हैं। और एक आपका दोस्तों होता है, प्रायोगिक जीव विज्ञान। क्या होता है, प्रायोगिक जीव विज्ञान होता है, ठीक है ना। एक हो गया मौलिक जीव विज्ञान, एक हो गया प्रायोगिक। मौलिक का मतलब हो गया बेसिक बायोलॉजी और प्रायोगिक जीव विज्ञान का मतलब हो गया प्रैक्टिकल करके, समझ रहे ना। तो अब जो मौलिक जीव विज्ञान है यानी कि बेसिक जो बायोलॉजी है ना, इन्हीं में बेसिकली हम 3 और पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं दोस्तों, 3 पढ़ते हैं। और वो 3 कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको लिख दे रहा हूँ, जो इंटरेस्ट, हालांकि ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक हो गया आपका, इसी में आ जाता है बॉटनी। क्या आ जाता है, बॉटनी आ जाएगा, जूलॉजी आ जाएगा, ठीक है ना। और एक आपका दोस्तों आ जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। क्या इस सबका हिंदी भी लिख देंगे, माइक्रोबायोलॉजी आ जाएगी, लिख लीजिए। बॉटनी मतलब तो बताइए कि क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी माने क्या होता है, जंतु विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो इसको लिख लीजिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लिखना चाहते लिख सकते हैं, जानकारी आपको रहेगा, ठीक है ना। प्रायोगिक जीव विज्ञान में, इसमें भी हम जो दोस्तों इसको हम 4 पार्ट में पढ़ें। कितना पार्ट में, 4 पार्ट में। तो लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख देते हैं। इसमें पहला आपका दोस्तों हो जाएगा कृषि जीव विज्ञान। क्या हो जाएगा, कृषि जीव विज्ञान, लिखते जाइएगा। और दूसरा दोस्तों आपका हो जाएगा चिकित्सा। क्या हो जाएगा, चिकित्सा। और तीसरा दोस्तों आपका हो जाएगा पशु चिकित्सा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पशु चिकित्सा। ये सबको लिखते जाइए। और चौथा एंड लास्ट आपका दोस्तों हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा औषधि जीव विज्ञान। क्या हो जाएगा, औषधि जीव विज्ञान। अब बोलो सर इसको बता तो दिए हैं, इसको थोड़ा बता भी दीजिए आखिर ये होता क्या है। ठीक है, बॉटनी में बता दिए, वनस्पति विज्ञान जिसमें खाली पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे उसे बॉटनी कहते हैं। पिता कौन है, थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु माने हो गया जानवर, छोटा मोटा कीड़ा सब आपका हो गया, ठीक है ना, कुत्ता बिल्ली मनुष्य सब हो गया, जूलॉजी में अध्ययन करेंगे। और माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या हो गया, सूक्ष्म जीव विज्ञान, यानी कि जो छोटे छोटे हैं ना,
देखिए अब जो जूलॉजी का मतलब हम क्या बताए, तो पहले आपको बताए थे जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया है, तो जूलॉजी से बाहर कर दिया सूक्ष्म, यानी जो छोटे छोटे जीव है ना, छोटे छोटे जो हमको दिखते नहीं है वो भी जीव है लेकिन, तो उसको अध्ययन करेंगे माइक्रोबायोलॉजी में। किस में अध्ययन करेंगे दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। और माइक्रोबायोलॉजी का जो इसका जो फादर है ना, इसका दोस्तों फादर है एंटोनी ल्यूवेनहॉक, इस बात को लिख लीजिए, एंटोनी ल्यूवेनहॉक इसके क्या है दोस्तों, पिताजी हैं। इसको दोनों को तो बता ही दिए थे, इसका भी लिख लीजिए, यानी कि इसका फादर है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, एंटोनी ल्यूवेनहॉक, ठीक है ना। और कृषि जीव विज्ञान जिसमें कृषि का अध्ययन, इसमें मतलब कह सकते हैं कृषि का अध्ययन होगा, इसमें चिकित्सा का अध्ययन होगा, पशु का अध्ययन होगा, पशु चिकित्सा का अध्ययन होगा, औषधि का। तो ये सब आपका कोई काम नहीं है, ये जो नीट वगैरह तैयार करते उसके लिए सब आपके लिए काम नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संपूर्ण जगत में जो है ना, पूरे जगत में दोस्तों दो ही प्रकार के जीव होते हैं। कितने प्रकार के, दो। एक आपका हो गया सजीव, एक क्या हो गया सजीव, और एक हो गया निर्जीव। क्या हो गया, निर्जीव हो गया, सजीव हो गया, निर्जीव हो गया। जगत में जो है दो ही प्रकार के वस्तु हैं, इसको वस्तु बोल सकते हैं ना। जगत पूरे संसार में, दुनिया में कितना जगत है, दुनिया में कितना वस्तु है, दो वस्तु, एक सजीव वस्तु है, एक आपका निर्जीव वस्तु है। अब सजीव जो है, सजीव का डेफिनेशन क्या, बच्चा हम लोग बोलते हैं जो कि सांस लेता है उसे सजीव कहते हैं, जो चल फिर पाता है सजीव कहते हैं। तो इसमें और हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। और निर्जीव आपको पता है जो सांस नहीं लेता, ये सब बच्चे में पढ़ते थे कि अरे सांस नहीं ले रहा है, जैसे कुर्सी सांस नहीं ले रहा है, चल नहीं पा रहा, तो सजीव निर्जीव होगा इस तरह से। लेकिन अब थोड़ा सा इनको हम स्टैंडर्ड लेवल पर पढ़ेंगे। तो सजीव और निर्जीव को हम कैसे अलग से अच्छे से करेंगे, इसको कैसे सजीव निर्जीव को अलग से करेंगे वो हम आपको बताते हैं, ना। देखिए अब जो है हमने आप यहाँ पर लिख लिया है ताकि आपको पता चले। देखिए अब हमने जो है लिख लिया है, उतना करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए पहले हम लिख रखें, जो चीज़ नहीं लिखे हैं उनको बता देंगे। जीव द्रव को हम जीवन कहते हैं। अब बोलोगे ये जीव द्रव क्या है, देखो अभी मैंने आपको बताया था कोशिका के बारे में, कोशिका के बारे में बताया था दोस्तों। क्या होता है ना, कोशिका में केंद्रक होता है, बिल्कुल होता है, अभी मैंने बताया था। एक केंद्रक के चारों ओर ना, यानी कि कोशिका में एक द्रव भरा रहता है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव। क्यों, कौन सा द्रव बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। अब ये जो केंद्रक है ना दोस्तों, केंद्रक, इस केंद्रक के अंदर भी द्रव भरा रहता है और इस द्रव को कहते हैं केंद्रक द्रव। यानी कि कोशिका में भी द्रव भरा रहता है, उसको कोशिका द्रव कहते हैं। और केंद्रक जो है, कोशिका में जो केंद्रक है ना दोस्तों, केंद्रक के अंदर भी द्रव भरा रहता है जिसको केंद्रक द्रव कहते हैं। अब इस कोशिका द्रव और जो केंद्रक के अंदर द्रव है, कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव, दोनों को मिलाते हैं ना दोस्तों, तो क्या बनता है, जीव द्रव बनता है। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं कि अरे पूरा जीव तो हमारा क्या कोशिका में तो है, हम जिंदा है क्या है, कोशिका अगर सभ्य कोशिका शरीर का मर जाएगा तो हम मर जाएंगे, सिंपल सी बात है। सब कोशिका जिंदा है तो हम जिंदा है, समझ गए। तो कोशिका के अंदर बेसिकली क्या मरता है पता है, जीव द्रव मरता है। मान चलिए एक कोशिका मर गया, बहुत सारी कोशिका हमारे शरीर में है, मान चलिए एक कोशिका मर गया, जैसे आपको एक फाइट मार देंगे, जैसे मान चलिए एक छड़ी आपको मार देंगे, यहाँ पर कोई हमारा छड़ी मार देगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लाल हो जाएगा या काला हो जाएगा, जानते हैं कहाँ है, यहाँ का कोशिका मर गया, मारने से हमारे यहाँ पर कोशिका मर गया। तो कोशिका मरा, बेसिकली कोशिका का जीव द्रव मरा, समझ रहे बात को ना। तो जीव द्रव मरा तो कहानी खत्म कोशिका का, ठीक है ना। तो वही बात है, जीव द्रव को हम जीवन कहते हैं क्योंकि इनमें सारी जैविक क्रियाएं होती है। कोशिका के अंदर जितनी भी क्रिया होती है वो जीव द्रव के माध्यम से ही होती है। इसकी रासायनिक संरचना जटिल होती है, समझ गए ना। जटिल कहने का मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें, जटिल मतलब होता है बड़ा, सरल मतलब छोटा, जटिल मतलब बड़ा। आगे बढ़ते हैं। सजीवों को निर्जीव से अलग दिखाना, इसके बहुत तरीके हैं, इसको लिखना नहीं है, बस खाली सुनना है। मैंने जब मैं नोट्स बनाता था तो मैं अपने से, जब सेल्फ नोट्स, ये सब मेरा सेल्फ नोट्स है, तो मतलब ये कि हमारा सेल्फ नोट्स है, अपने से कितना अच्छे से इनको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको ये दिखाते हैं। तो सजीवों को जो निर्जीव से अलग करने का जो प्रक्रिया है वो बहुत है, मतलब कह सकते हैं बहुत सारा उसमें प्रोसेस है। जैसे कि आप देखिए सजीव में क्या है, सजीव कोशिका से मिलकर बना होता है, कोशिका की स्पेशल संरचना होता है। कोशिका यानी कि कह सकते हैं कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, समझ रहे ना। हमारा सजीव है, सजीव में श्वसन होता है, श्वसन क्रिया, श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त होता है, समझ रहे ना। सजीव क्या है, प्रजनन कर सकते हैं, कहने का मतलब है कि अपने जैसे समान संतान उत्पन्न करते हैं सजीव। लेकिन क्या निर्जीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सजीव में समय के अनुसार वृद्धि होती है, तो क्या निर्जीव में सजीव के अनुसार समय के अनुसार वृद्धि होती है, नहीं होती है। तो ये सब जो है इसे आप और कह सकते हैं कि हम अपने संवेदनशील के अनुकूल होते हैं। जैसे मान चलिए कि वातावरण चेंज हो रहा है तो हम उसके अनुसार हमें भी चेंज होना पड़ता है। कहने का मतलब ठंडी आ गया, ठंडी के अनुसार हमें उसके कपड़े पहनने होते हैं, खाने खाने होते हैं। गर्मी है उसके अनुसार हमें ढलना पड़ता है, यानी कि हम अनुकूल भी हैं, वातावरण के अनुकूल भी है। लेकिन निर्जीव है क्या, नहीं है। तो यही सब चीज़ जो है बहुत जो है डिफरेंस, मतलब कि अलग बनाते हैं सजीव को निर्जीव से, समझ गए ना। पहला थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जैव विविधता। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, किसी स्थान विशेष पर
प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के भिन्न भिन्न प्रजातियों में उनके प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जैव विविधता कहते हैं। जैसे स्वभाव, रंग, रूप, संख्या। अब बोलोगे ये तो कुछ समझ आया नहीं, अब समझाते हैं आपको अच्छे से। देखिए जैव का मतलब जीव, जैव का मतलब जीव, विविधता का मतलब हो गया भिन्नता, अलग अलग क्या है। इसे बोलते हैं ना, अरे बहुत अलग दिखता है हमसे, यानी तुम बोलोगे, यानी आप बोलेंगे, हम आपको, आप बोलेगा इसमें तो बहुत विविधता है, बहुत अलग दिख रहा है। जैसे मान लो कोई काला आदमी है, कोई गोरा आदमी है, आप बोलेगा अरे यार ये तो हमसे बहुत अलग दिख रहा है। स्वभाव का मतलब क्या, जैसे कि मान चलिए एक पृथ्वी है, जैसे कोई जगह है, वहाँ पर क्या है, बहुत प्रकार के जानवर रहते हैं। तो बहुत प्रकार के जानवर हैं, उनका स्वभाव अलग अलग है ना, प्रत्येक जानवर का स्वभाव अलग अलग है। और एक जगह में मान चलिए कि बहुत सारे पौधे रहते हैं, तो उन पौधों का जो है रंग अलग होगा, उनके पत्तियों के रंग अलग होंगे, है ना, उसकी हाइट अलग होगी, है ना, उसके वृद्धि करने के लक्षण अलग होंगे। यानी कि बहुत प्रकार के ऐसे चीज़ हैं जो कि अलग उनको बनाते हैं। रूप का मतलब वही होगा कैसे दिखते हैं, क्या उनकी गुण है। संख्या, मान चलिए कि एक जगह है ना, वहाँ पर जो 100 पौधा आम का है और 10 पौधा आती है, तो वहाँ पर विभिन्नता हुआ ना। 100 पौधा है आम का, लेकिन 10 पौधा है किसी अन्य का, तो ये सब क्या विविधता है। यानी इसी को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता। क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, ठीक है ना। तो अब समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों किसने किया था? वॉल्टर जी रोजेन ने किया था। किसने किया था? वॉल्टर जी रोजेन ने किया था। कब किया था? 1985 में। तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वॉल्टर जी रोजेन ने 1985 में किया था, ठीक है ना। देखिए, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी ग्रह पर 10 मिलियन जातियां पाई जाती है। कितना? 10 मिलियन। 10 मिलियन समझते हैं कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया। कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया। और 10 मिलियन जातियां जो है ये केवल किसकी है? मनुष्य मिला के, पौधा मिला के, छोटे छोटे जीव सब मिला के पूरा जो है 10 मिलियन जातियां हैं समस्त जीवों की, जिसमें कि करीब 1 या 2 मिलियन जातियां ही खोजी गई है। यानी अब देखिए 10 मिलियन जाति है, पूरा जाति मिला के पूरे 10 मिलियन में कितना जाति अभी तक खोजा गया है? सब मिला के कितना खोजा गया? मात्र 1 या 2 मिलियन, यानी कि 10 से 20 लाख आप कह सकते हैं कि अभी जातियाँ की खोज हुई है 10 मिलियन से इतना, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए इतने सारे जो जीव हैं पृथ्वी पर, सभी जीव हैं, कहीं बहुत सारे, हम जीव तो सबको बोल रहे हैं, पौधों को भी जीव बोल दे रहे हैं, आदमी को भी जीव बोल दे रहे हैं, कुत्ता को भी जीव बोल, बिल्ली को भी बोल, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े उसको भी जीव बोल दे रहे हैं। तो इनमें यार बहुत सारी विभिन्नता है। तो इनका क्या करना पड़ता है? हमें वर्गीकरण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वर्गीकरण करना पड़ता है। अब बोलोगे वर्गीकरण क्यों जरूरी है? तो आपका सवाल होगा, तो आइए बताते हैं कि वर्गीकरण क्यों जरूरी है। देखिए, मान के चलिए आप एक दुकान चलाते हैं। क्या करते हैं? एक दुकान चलाते हैं। आपके पास जो है ना 2 प्रकार के चावल है। क्या है दोस्तों? 2 प्रकार के चावल है। एक चावल आपके पास है 40 रुपये के जी वाला, एक चावल आपके पास है 60 रुपये के जी वाला चावल है, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हैं? इन दोनों को जो है एक में ही मिलाकर रख दे रहे हैं, एक ही बोरे में मिलाकर रख दे रहे हैं दोनों चावल को। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति आपसे खरीदने आया, बोला कि 40 रुपये के जी वाला 1 के जी चावल दीजिए। तो आप क्या करेंगे? 40 वाले के जी को, क्योंकि दोनों मिला कर रखे हैं, चुन चुन के दीजिएगा 40 वाला, तो आपको परेशानी होगा कि नहीं? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए आप क्या कीजिएगा, सुविधा के लिए 40 वाले चावल को अलग रखिएगा बोरी में, 60 वाले को अलग रखिएगा बोरी में। तो इसको आप क्या किए? यहाँ पर वर्गीकृत कर दिए, चावल को वर्गीकृत कर दिए। सेम इसी प्रकार जो है पृथ्वी पर जो इतने सारे जीव जो हैं, इनको क्या करना है? मान चलिए किसी जीव के बारे में स्पेशल अध्ययन करना है वैज्ञानिक को, कुत्ता के बारे में अध्ययन करना है, बिल्ली के बारे में अध्ययन करना, मनुष्यों पर अध्ययन करना, सांपों पर अध्ययन करना है, तो इनको एक अलग ग्रुप में रख दिया जाता है ताकि आसानी हो। अब मान लो एक केम सब मिलल है, कुत्ता, बिल्ली, आदमी, मनुष्य, छोटा छोटा जीव, पेड़ पौधा, एक केम जीव पूरा मिलल है, तो उनको क्या, उसको खोजना पड़ेगा। पेड़ पौधा का अध्ययन करना, इस पौधे को खोजना पड़ेगा। चलो इस पौधे को खोजते हैं, कहाँ मिलेगा ये, इसको खोजते हैं कहाँ मिलेगा, तो परेशानी होगा ना। इसलिए इनको क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जा सकता है, वर्गीकृत कर दिया जाता है ताकि अध्ययन करने में आसानी हो। तो समझ पाएँ कि वर्गीकरण क्यों जरूरी है ना, इसलिए जरूरी है, अध्ययन हो जाएगा आसानी करने में, इसलिए वर्गीकरण जरूरी है। समझ रहे हैं। अब वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी कि वैज्ञानिक जो वर्गीकरण किए हैं, किस आधार पर? कुछ आधार होगा ना कि इसको भाई इसमें रखेंगे, इसको भाई इसमें रखेंगे, इसमें ये गुण मैच कर रहा है, इसको इसमें रख दो। तो आधार क्या है? तो आधार जो हमारा दोस्तों है वो क्या क्या है, देख सकते हैं। आधार हम लिख दिए यहाँ पर। आधार जो आपका है वो आपका है कोशिका संरचना है। क्या है? कोशिका संरचना है, शारीरिक संरचना है, पोषण है, शारीरिक संगठन है, कार्यात्मक संगठन है। तो ये सब जो देख रहे हैं ये सब क्या आपका है? आधार है। क्या है? आधार। इन सभी आधारों पर जो हम क्या किए हैं? जीवों को वर्गीकृत किए हैं, ठीक है ना। अब देखिए वर्गीकीय पदानुक्रम, यानी कि वर्गीकीय पदानुक्रम में सबसे बड़ा कौन आएगा, सबसे छोटा कौन आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है।
सबसे बड़ा आता है जगत, सबसे बड़ा कौन आएगा? जगत। जगत के बाद संघ, संघ के बाद वर्ग, वर्ग के बाद गण, गण के बाद कुल, कुल के बाद वंश के बाद जाति। ये आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको याद रखना पड़ेगा। तो साथियों अब हम देखेंगे नाम पद्धति, उसमें देखेंगे द्विनाम पद, यानी कि द्विनाम पद्धति कैसे लिखा जाता है और प्रत्येक जीव के क्या होता है साथियों? 2 नाम होते हैं। ये बात किसने बताई थी? कैरोलस लिनियस ने बताई थी। प्रश्न पूछेगा कि द्विनाम पद्धति किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस ने। तो कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति की खोज की। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव के 2 नाम होंगे, एक तो उसका वंश होगा और दूसरा उसका जाति होगा। जैसे देखिए एक जीव का नाम लिखा है, ये लिखा है पैसर डोमेस्टिक्स। क्या साथियों हमने लिखा है? ये लिखा है पैसर डोमेस्टिक्स। पता है ये पैसर डोमेस्टिक्स किसका वैज्ञानिक नाम है? ये आपका है घरेलू चिड़ियों का। किसका वैज्ञानिक नाम है? घरेलू चिड़ियों का। तो बोलेगा कि घरेलू चिड़ियों का वैज्ञानिक नाम साथियों क्या है? तो पैसर डोमेस्टिक्स है। तो देखिए 2 नाम इसका हुआ, एक हो गया इसका पैसर, पैसर इसका हो गया वंश का नाम और डोमेस्टिक्स इनका क्या हो गया? जाति का नाम। तो 2 नाम हुआ ना, एक हो गया वंश नाम, एक हो गया जाति नाम। समझ गए ना? तो कोई भी जीव के 2 नाम होंगे, ये कैरोलस लिनियस ने कहा था। समझ गए ना? और भी जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हम ले लेते हैं होमोसेपियंस। क्या ले लेते हैं? होमोसेपियंस आपने नाम सुना होगा, इधर मैं आपके लिए लिख देता हूँ। होमोसेपियंस आपने नाम सुना होगा, होमो और सेपियंस ये आपने नाम सुना होगा ना। ये किसका नाम है? ये सबको पता होगा। ये साथियों हमारा ही नाम है, यानी कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। तो इसमें होमो जो साथियों आपका है ये हो गया वंश का नाम और सेपियंस हो गया जाति का नाम। ठीक है ना? तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इसको मैं एक अलग वीडियो में करा दूंगा। ठीक है? जैसे आम ले लेते हैं, आम, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आम का वैज्ञानिक नाम साथियों होता है मैग्नीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका। तो इसमें मैग्नीफेरा क्या हो जाएगा साथियों? आपका हो जाएगा वंश का नाम और इंडिका हो जाएगा जाति का नाम। समझ गए ना बात को? इस तरह से जो है बहुत के होते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है वैज्ञानिक नाम वाला, मैं एक छोटा वीडियो बना के इसको डाल दूंगा। ठीक है ना? तो समझ गए ना? कोई भी जीव के 2 नाम होंगे, किसने बताया था? ये बताया था कैरोलस लिनियस ने। ठीक है ना? अब और देखते हैं, कार्ल लिनियस या कैरोलस लिनियस एक ही बात है कि पुस्तक सिस्टेनेमा नेचुरी में इस पद्धति के बारे में दी गई है। क्वेश्चन पूछ लगा कि कार्ल लिनियस की किस पुस्तक में द्विनाम पद्धति के बारे में बताया गया है? तो उस पुस्तक का नाम क्या है साथियों? उस पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि सिस्टेमा नेचुरी किसने लिखा है? तो कार्ल लिनियस ने लिखा है। ठीक है ना? अब बात करते हैं सजीव जगत का वर्गीकरण के बारे में। देखिए सबसे पहले क्या साथियों, कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण किया, और कौन सा वर्गीकरण किया? द्विजगत प्रणाली। कौन सा किया? द्विजगत प्रणाली। तो बोलेगा कि द्विजगत प्रणाली का वर्गीकरण किसने किया था? तो क्या था आपका कैरोलस लिनियस ने। किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने द्विजगत प्रणाली दिया था। द्वि मतलब 2 और जगत मतलब जगत, जगत मतलब संसार, दुनिया, विश्व। तो 2 जगत, क्या? जो जगत, वो 2 जगत कौन कौन से हैं? एक है जंतु जगत, एक है पादप जगत। तो द्विजगत प्रणाली किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है ना? कौन कौन से? जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है ना? फिर उसके बाद आए अर्नेस्ट हैकेल। कौन आए? अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ने त्रिजगत प्रणाली दिया। कौन सा दिया? त्रिजगत प्रणाली, जिसमें त्रिजगत में क्या जुड़ गया? प्रोटिस्टा जुड़ गया। देखिए 2 जगत तो पहले से पता था, जंतु जगत और पादप जगत, जो कि आपका कैरोलस लिनियस ने बता दिया था। तीसरा जगत क्या आ गया? प्रोटिस्टा, जो कि किसने बताया? अर्नेस्ट हैकेल ने। ठीक है? तो त्रिजगत प्रणाली की खोज अर्नेस्ट हैकेल ने की थी। फिर बात करें चौथे जगत की खोज, तो चौथे जगत की खोज साथियों किसने की थी? ये की थी हर्बर्ट कोपलैंड ने। किसने की थी? हर्बर्ट कोपलैंड। इसका ईस्वी कोई फिक्स नहीं है, इसलिए ईस्वी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक? ईस्वी इसका कोई फिक्स नहीं है। हर्बर्ट कोपलैंड ने चतुर्थ जगत प्रणाली दी, जिसमें कि इन्होंने मोनेरा को जोड़ा था। किसको जोड़ा था? मोनेरा को जोड़ा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 4 गो हो गया ना। और फिर 5वां में आया, 5वां में जो सबसे आया सफल जीवों का वर्गीकरण था, वो था आर.एच. व्हिटेकर द्वारा। इसका ईस्वी आपको याद रखना जरूरी है। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दिया 1969 में। ये बात आपको ध्यान रखना। 1969 में इन्होंने दिया था 5 जगत प्रणाली, जिसको 5 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम कहते हैं। 5 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम कहते हैं। किसको? आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दिया गया था। इसमें कौन कौन से आएंगे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई मतलब कवक, प्लांटी मतलब जंतु जगत, प्लांटी मतलब पादप जगत, और एनिमिलिया मतलब जंतु जगत। ठीक है ना? तो इस तरह से ये 5 जगत आर.एच. व्हिटेकर द्वारा 1969 में दिया गया था। ठीक है ना? अब हम सबसे पहले किसको देखेंगे? मोनेरा जगत। किसको देखेंगे? मोनेरा जगत। इंग्लिश में भी इसको मोनेरा जगत को मोनेरा ही बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे मोनेरा किंगडम। क्या बोलेंगे? मोनेरा किंगडम बोलेंगे। ठीक है ना? मोनेरा किंगडम बोलेंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मुख्यतः जीवाणु आते हैं। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। तो बोलेगा कि मोनेरा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं? तो कौन कौन से क्या? सिर्फ बैक्टीरिया। जितना भी बैक्टीरिया है सब किस में आता है? मोनेरा में आता है। समझ गए ना? इसमें उपस्थित जीवों का शरीर एक कोशिकीय प्रोकैरियोट तथा मुख्य कोशिकाओं अनुपस्थित होते हैं।
मतलब मोनिरा जगत के जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, एक कोष के, क्या होंगे, एक कोष के, यूनिसेलुलर। एक कोष का मतलब क्या, यूनिसेलुलर, एक कोष का, यानी कि एक कोष के जीव उसको बोलेंगे जो सिंपल एक सेल से मिलकर बना होगा, यानी वन सेल से मिलकर जो बना होगा जो जीव, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बैक्टीरिया कहेंगे। समझ गए ना। प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट का मतलब क्या हो गया, प्रोकैरियोट का मतलब हो गया ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक विकसित नहीं हो, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक विकसित नहीं हो उसे क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट कोशिका। संरचना के आधार पर जो है कोशिका दो प्रकार के, एक प्रोकैरियोट, एक यूकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब केंद्रक अच्छे से विकसित नहीं है, ठीक है ना, और जो यूकैरियोट मतलब केंद्रक अच्छे से विकसित है, उसमें सभी प्रकार के कोशिकाओं पाए जा रहे हैं, उसके अनुसार उनके झिल्ली भी पाए जा रहे हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में ये सब नहीं होता है। समझ गए ना। यहाँ लिखा है मुख्य कोशिकाओं अनुपस्थित, जो मुख्य मेन जो कोशिकाओं होते हैं वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। समझ गए ना, किसमें, एक कोशिका में, और जो प्रोकैरियोट हो। समझ गए ना। कुछ ऐसे भी एक कोश के होते हैं जिनमें क्या होता है, यूकैरियोट होते हैं, तो वो आपका प्रोटिस्टाम होता है। तो पहले इसको देख लेते हैं। ये भी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं मोनिरा जगत। ये जीव कशाभिकाओं की हेल्प से गतिशील करते हैं। कशाभिका मतलब क्या साथी, रस्सी टाइप का होता है, रस्सी टाइप का, इसको फ्लैजिला इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। यानी कि बोलेगा कि मोनिरा जगत के जीव किसके द्वारा गति करते हैं, तो फ्लैजिला के माध्यम से। किसके माध्यम से, फ्लैजिला के माध्यम से गति करते हैं। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। फ्लैजिला को हिंदी में क्या कहते हैं, कशाभिकाओं द्वारा, ठीक है ना, जो रस्सी की दिशा होता है। और क्या है, पोषण, प्रकाश संश्लेषण या अवशोषण द्वारा प्राप्त करते हैं। जो आपका क्या कहते हैं, मोनिरा जगत के जो जीव होते हैं कैसे पोषण प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जानते हैं ना, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण कौन होते हैं, आपका होता है ऑटोट्रोफ्स, स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं, वो क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और उनका प्रोसेस जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है। समझ गए ना। तो अवशोषण का मतलब क्या होगा कि किसी भी कह सकते हैं, अवशोषण का मतलब हो गया कि भोजन को अवशोषित करना, भोजन को क्या करना, अवशोषित करना। तो ये आपका मोनिरा जगत के जीव जो है प्रकाश संश्लेषण तो करते ही करते हैं, सब नहीं करते हैं, कुछ कुछ करते हैं, और अवशोषण द्वारा प्राप्त करते हैं। जनन जो इसमें अलैंगिक होगा और विखंडन द्वारा होता है। जनन कैसे होता है, अलैंगिक। जनन मैं एक अलग चैप्टर से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, वो अलग चैप्टर है आपका। जनन कैसा होगा, अलैंगिक। जनन के दो प्रकार होते हैं, लैंगिक होते हैं और अलैंगिक होते हैं। तो इसमें कौन सा होगा, अलैंगिक होगा। और अलैंगिक में भी कौन सा, विखंडन द्वारा। किसमें, विखंडन द्वारा। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। आकृति के आधार पर साथियों जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। आकृति के आधार पर जीवाणु क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सॉरी दो प्रकार के, चार प्रकार के होते हैं। एक होता है कोकस, एक होता है बेसिलस, एक होता है स्पाइरेला, एक होता है कोमा, ठीक है ना। कोकस क्या होता है, ये पहले तो आपको ध्यान रखना है, कोकस, बेसिलस, स्पाइरेला, कोमा, ये सारे क्या हैं, जीवाणु के प्रकार हैं। कोकस गोल होता है, ये भी पूछ लेगा, कोकस कैसा होता है, गोल होता है। बेसिलस छड़ के जैसा होता है, स्पाइरेला कुंडलित होता है, और कोमा ये कोमा के जैसा, इस तरह कोमा ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे, और ऐसे कोमा लिखते हैं तो ये कोमा के जैसा होता है। तो ये चारों क्या हैं, बैक्टीरिया के प्रकार हैं। समझ गए ना, आकृति के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। विकासीय स्थिति के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। ये क्या कह रहा है, विकासीय स्थिति के आधार पर, यानी कि विकसित स्थिति के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आर्किक बैक्टीरिया, दूसरा वास्तविक बैक्टीरिया। और एक बात ध्यान रखना है, वास्तविक बैक्टीरिया का ही दूसरा नाम क्या है, वास्तविक बैक्टीरिया का ही दूसरा नाम क्या है, यू बैक्टीरिया। क्या है, यू बैक्टीरिया। इस बात को आपको फोकस करता है, ठीक है ना। आर्किक बैक्टीरिया, वास्तविक बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, यू बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं, आर्किक बैक्टीरिया को पढ़ते हैं। आर्किक बैक्टीरिया क्या होता है, यह सबसे पुराना जीव है। दुनिया में कोई जीव नहीं था आर्किक बैक्टीरिया से पहले, तो सबसे पहले यही जीवाणु आया था। वो जीवाणु नाम क्या था, आर्किक बैक्टीरिया। इसको हिंदी में लिखती है, इंग्लिश में आर्किक बैक्टीरिया ही कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आद्य जीवाणु। क्या कहते हैं, आद्य जीवाणु। उस पॉइंट को लिख लीजिएगा, हिंदी में क्या कहते हैं, आद्य जीवाणु कहते हैं। तो सबसे पुराना जो साथी होता है जीव जो पृथ्वी पर आया है वो आर्किक बैक्टीरिया ही है, इसे लिखें, यह सबसे पुराना जीव है। इसे सजीव जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म का मतलब क्या होता है, जीवाश्म का मतलब होता है फॉसिल, जो कि हजारों करोड़ वर्ष पहले क्या है, मिट्टी के अंदर जो है दब गए हैं। मिट्टी के अंदर क्या है आपका, दब गए, यानी जमीन के अंदर जो है दब गए, समुद्र के अंदर दब गए, है ना, उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। और उसमें पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। सजीव सिर्फ होगा, क्या होगा, सजीव होगा। सजीव क्या, पेड़ पौधे सजीव होते हैं, मनुष्य सजीव होते हैं, जंतु क्या बोलते हैं, जानवर सजीव होते हैं। तो ये सब क्या थे, अगर करोड़ों वर्ष पहले जो है ये क्या है, जमीन के अंदर, समुद्र के अंदर क्या है, ये खाई के अंदर दब गए थे। तो उनका क्या है, शरीर पूरा अवघटित हो गया होगा। तो वो जो बचा खुचा है ना, उनका शरीर जो होता है, हड्डी उड्डी मिलता है, देखते हैं कभी अभी हड्डी उड्डी मिल जाता है जानवर का, कभी अंदर आपका एकदम लकड़ी का विशाल कोयला टाइप का मिलता है। तो वो सब आपका क्या होता है, जीवाश्म। जीवाश्म से आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सारे क्या होते हैं, जीवाश्म होते हैं। समझ गए ना। उसके बाद देखिए
हम आर्किबैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। ये नमक की उच्च सांद्रता, उच्च तापक्रम, अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम आदि स्रोतों में जीवित रहते हैं। जो आर्किबैक्टीरिया होते हैं किस माध्यम में जीवित रहते हैं? ये नमक की उच्च सांद्रता, जहाँ नमक की उच्च सांद्रता है, जैसे लवणीय क्षेत्र हो गया, उच्च तापक्रम हाई टेम्परेचर जहाँ हो, अम्लीय माध्यम तथा क्षारीय माध्यम आदि स्रोतों में ये क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। उदाहरण कौन हो गया? मेथोनोजन, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडिफिलस। ध्यान रखिएगा, मेथोनोजन, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिड, ये सारे क्या हैं? ये सारे तो बैक्टीरिया हैं, लेकिन बैक्टीरिया के भी कौन से प्रकार है? आर्किबैक्टीरिया का प्रकार है। तो इस बात को ध्यान रखना है। आर्किबैक्टीरिया की खासियत क्या होगी? ये आपका जो है उच्च तापमान में रह सकते हैं, अम्लीय क्षारीय माध्यम में रह सकते हैं, और आपका जहाँ नमक की उच्च सांद्रता हो यानी कि लवणीय क्षेत्र में ये रह सकते हैं। समझ गए ना बात को? अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। मैंने बता दिया यू बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? वास्तविक बैक्टीरिया। इन्हें सत्य जीवाणु भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रू बैक्टीरिया, सत्य जीवाणु मतलब क्या? ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? सत्य जीवाणु भी कहते हैं, और वास्तविक जीवाणु तो बोल दिए। इनकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। बोल देगा कि यू बैक्टीरिया खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। यह सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये क्या होता है? सर्वव्यापी होते हैं। क्या होता है? सर्वव्यापी मतलब सभी जगह पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? साइनोबैक्टीरिया। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। बोलेगा साइनोबैक्टीरिया क्या है? इसके नाम में बैक्टीरिया है। एक बात और लिख लीजिए, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? नीले हरित शैवाल। हिंदी कंफ्यूज नहीं होना, शैवाल भले लगा लेकिन शैवाल ये है नहीं। शैवाल भले लगा है, शैवाल लेकिन है नहीं। शैवाल क्या होता है? थैलोफाइटा पौधा में आता है, लेकिन इसका नाम शैवाल होने से आपका ये शैवाल नहीं हो जाएगा, बल्कि ये क्या है? बैक्टीरिया का। तो यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या हो गया? साइनोबैक्टीरिया। समझ गए ना? नीले हरित शैवाल। और एक बात और ध्यान रखना, बस इसके बारे में लिखे हैं शायद, हाँ लिखे हैं, इसको पढ़ते हैं अब थोड़ा। तो साइनोबैक्टीरिया को देखते हैं ये क्या होता है। ये क्या होता है आपको पता है? ये बैक्टीरिया के प्रकार है, जो इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। इसे नीले हरे शैवाल कहते हैं। मैंने आपको बोल दिया ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी इसको बोलते हैं। इसमें पर्णहरित ए पाया जाता है, यानी कि पर्णहरित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। देखिए जो इंग्लिश वर्ड बोल रहा हूँ, बायोलॉजी क्या है ना कि भले आप हिंदी माध्यम एग्जाम दीजिएगा, लेकिन उसका इंग्लिश में दे देता है, इसलिए इंग्लिश हिंदी आप दोनों प्रयास करिए याद रखने का। तो पर्णहरित को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, और टी सी भी होता है। तो साइनोबैक्टीरिया में जो आपका है कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? और क्लोरोफिल पाने की वजह से साइनोबैक्टीरिया क्या कर पाता है? आपका प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। हमने आपको पहले क्या बोला था कि आपका जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो यही जो है साइनोबैक्टीरिया के चलते हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया भी क्या करते हैं? कुछ बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया नहीं है, हालांकि बैक्टीरिया अपघटक होते हैं। अपघटक मतलब डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजर वाला काम करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो वो आपका कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना? और कौन सा? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए। इस बात को ध्यान रखना है। एवं ये प्रकाश संश्लेषी होते बोल ही दिए। एग्जाम्पल याद रखना है, नोस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलोटेरिया। यह क्या होते हैं आपके? किसके एग्जाम्पल है? ये आपके साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल। ये सब आपको क्या करना है? याद रखना है। एग्जाम्पल आपको एकदम ध्यान रखना। एग्जाम्पल से ही पूछ देगा कि एनाबिना क्या है तो जीवाणु, लेकिन ऑप्शन में जीवाणु नहीं देगा, दे देगा साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो फिर क्या कीजिएगा? तो उस समय तो आपको याद रखना पड़ेगा ना कि बैक्टीरिया का ये कौन सा प्रकार है? साइनोबैक्टीरिया का प्रकार है। समझ गए ना? अब ये क्या है? यह अलवणीय जल में रहते हैं। यह क्या? अलवणीय जल में रहते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, देखिए यहाँ पर से मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए आर्किबैक्टीरिया के बारे में। आर्किबैक्टीरिया क्या है? ये आपका जो है नमक की उच्च सांद्रता। नमक की उच्च सांद्रता का मतलब क्या है? लवणीय क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? लवणीय क्षेत्र हो गया। तो आर्किबैक्टीरिया आपका लवणीय क्षेत्र में रहता है, लेकिन जो ये आपका है साइनोबैक्टीरिया है, ये किसका प्रकार है? ये आपका बोलिएगा यू बैक्टीरिया का प्रकार है। तो ये आपका अलवणीय क्षेत्र में रहता है, यानी अलवणीय जल जो होता है उसमें रहता है, यानी कि नमक की निम्न सांद्रता। समझ गए ना? और देखिए नोस्टॉक एनिबिना वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट एवं अमोनिया में बदलकर पौधों को पहुंचाती है। इनमें हेटेरोरिस्ट नामक विशिष्ट कोशिका पाई जाती है। साथियों आप समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा है कि नोस्टॉक और एनोबिना जो होता है ना, ये क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, देखिए वायुमंडल में कितना नाइट्रोजन है? तो बोलिएगा 78% है। कितना है? 78% है। अब पौधों को भी पोषक तत्व चाहिए, उनको वृद्धि करने के लिए, अंगों को विकास करने के लिए उनको भी क्या चाहिए? पोषक तत्व का चाहिए। तो वो हमारी तरह चावल दाल रोटी नहीं खाते हैं, सब्जी नहीं खाते, वो क्या उनको चाहिए? पोषक तत्व चाहिए। कुछ चाहिए सूक्ष्म तत्व, कुछ चाहिए सूक्ष्म रूप में, कुछ चाहिए ज़्यादा रूप में। समझ गए ना? तो जैसे नाइट्रोजन उनको चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, ये सब चाहिए होता है पौधों को सही से वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए अंगों का,
है ना। जड़ का विकास, अंगों का विकास, सभी का विकास जो है, यानी कि सिंपल बोल सकते हैं पौधों के विकास के लिए उनको पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन उनका क्या है, एक पोषक तत्व है। तो नाइट्रोजन वो कैसे लेता है, 78% नाइट्रोजन है, तो डायरेक्ट वो नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन को डायरेक्ट वो नहीं ले पाते हैं। नाइट्रोजन को लेते हैं नाइट्रेट के रूप में या नाइट्राइट के रूप में लेते हैं। तो नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में बदलने वाला तो कोई भी चाहिए ना, तो वो कौन होता है आपका नॉस्टॉक एनेबिना। ये सब में क्या करता है, हेल्प करता है। तो वही लिखें, नॉस्टॉक एनेबिना वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया में बदलकर पौधों को पहुंचाती है। नाइट्रोजन अगर नाइट्रेट, नाइट्राइट अगर अमोनिया में बदल जाता है ना, तो पौधे इसको आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, इस पोषक तत्व को, समझ गए ना। तो हम कह सकते हैं कि नॉस्टॉक एनेबिना हेल्पफुल है इन सब चीज़ों में। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, हेटेरोसिस्ट नामक कोशिका पाई जाती है। कौन सी कोशिका, हेटेरोसिस्ट नामक कोशिका पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्रोटिस्टा जगत को। किसको देखते हैं, प्रोटिस्टा जगत को। देखिए ये मुख्यतः जलीय जीव होते हैं, यह सबसे पहला यूकैरियोटिक जीव है। सबसे पहला यूकैरियोटिक, अभी हमने आपको जो मोनेरा जगत देखा उसमें यूकैरियोटिक का बात किए थे, लेकिन ये नहीं बोले थे कि मोनेरा आपका यूकैरियोटिक होता है, ये बोले थे कि नहीं। मोनेरा क्या होता है, एक कोश के साथ प्रोकैरियोटिक होता है। लेकिन प्रोटिस्टा जगत जो होता है ये आपका क्या होता है, यूकैरियोट जीव होते हैं, यूकैरियोट्स जीव होते हैं। और यूकैरियोट का मतलब क्या है, जिनमें केंद्रक अच्छे से पाया जाता है और निम्न जो और भिन्न भिन्न जो कोशिका के अंग होते हैं वो ठीक तरह से पाए जाते हैं, समझ गए ना। और कोशिका को ढकने के लिए, कोशिका के अंगों को ढकने के लिए, सही रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए झिल्ली पाया जाता है। तो वो किसमें, ये सब सुविधा किसमें होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में होती है, समझ गए ना। और बाकी यूकैरियोटिक कोशिका मैंने आपको बताया भी पहले भी, ठीक है ना। तो ये मुख्यतः जलीय जीव होते हैं। जो प्रोटिस्टा के जगत होते हैं ये कहाँ रहते हैं, अधिकतर जल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, जल माध्यम में, यानी जलीय अवस्था में रहते हैं, अवस्था नहीं जलीय क्षेत्र में रहते हैं। यह सबसे पहला यूकैरियोटिक जीव, ध्यान रखना है। यह एक कोष के जीव होते हैं। क्या होते हैं, एक कोष के जीव होते हैं, कभी कभी बहुकोष के होते हैं। जो प्रोटिस्टा होते हैं इसको आपको सिंपल ध्यान रखना, यह क्या होते हैं, एक कोष के होते हैं। लेकिन एक कोशिकीय के साथ ये क्या होते हैं, यूकैरियोट। एक कोश के साथ कौन सा होता है, यूकैरियोट। एक कोशिका का मतलब क्या हो, यूनिसेलुलर, यानी कि जिनमें वैसा जीव जिनमें एक ही कोशिका पाया जाता है उसे एक कोश के जीव कहते हैं। और वही कोशिका सारा काम जो है उसका करेगा, जो भी काम है, उत्सर्जन, पोषण, परिवहन, श्वसन सब करेगा एक ही कोशिका, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कोशिका भित्ति के बारे में देखते हैं कि कोशिका भित्ति क्या है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, अच्छा मैंने आपको मोनेरा में नहीं बताया था, मोनेरा में कोशिका भित्ति शायद नहीं लिखे थे ना, अभी याद आ रहा है मेरे को। मोनेरा की जो कोशिका भित्ति होती है, इस पॉइंट को लिख लीजिए आप, ठीक है ना। मोनेरा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिकोग्लाइकॉन की, लिख लीजिए पेप्टिकोग्लाइकॉन, यानी कि जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिको, इस पॉइंट को आप लिख लीजिए अलग से कॉपी में। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिकोग्लाइकॉन की। होता है ये कार्बोहाइड्रेट ही, ठीक है ना। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिकोग्लाइकॉन की, समझ गए ना। और जो प्रोटिस्टा जगत के जीव है इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी। तो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं, इसमें गति के लिए क्या होता है, फ्लैजिला होता है। क्या होता है, फ्लैजिला। उसमें भी क्या था आपका, फ्लैजिला था। उसमें भी क्या था, मोनेरा में भी क्या था, फ्लैजिला था गति के लिए। और सीलिया होता है, इसमें फ्लैजिला सीलिया दोनों होता है, फ्लैजिला सीलिया दोनों। तो फ्लैजिला सीलिया क्या है, दोनों आपका गति करने में मदद करता है, दोनों क्या आपका गति करने में मदद करता है, समझ गए ना। जनन इसमें क्या होता है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है। जनन मैं आपको एक अलग चैप्टर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोटिस्टा जगत के जीव में जो है जनन आपका लैंगिक भी हो सकता है और अलैंगिक भी हो सकता है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, प्रोटिस्टा का यूग्लिना है, पैरामीशियम है और आपका क्या है, डाइटम है। ये तीनों क्या है साथियों, प्रोटिस्टा जगत के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, प्रोटिस्टा के कुछ समूह है। प्रोटिस्टा क्या साथियों, कुछ समूह है, जैसे प्रकाश संश्लेषण के आधार पर। प्रोटिस्टा कुछ समूह है, उनको हम कुछ आधारों पर बांटते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण के आधार पर कौन कौन से होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के आधार पर क्या हो गया कि वैसे प्रोटिस्टा जो प्रकाश संश्लेषण करते हो, सिंपल बात है। और प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है कि जो आपका कह सकते हैं जो अपना भोजन खुद से बनाए वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ठीक है ना। जैसे क्राइसोफाइटा हो गया, डायनोफ्लैजिएट होगा, यूग्लिनोर, ये तीन जो प्रोटिस्टा हैं ये हैं प्रोटिस्टा है, लेकिन ये क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी के आधार पर इनको तीन पार्ट में बांटा गया। फिर अब घटक के आधार पर, अब घटक का मतलब क्या हुआ, जो कि क्या करे,
जो जैव निम्न करने पदार्थ है उसको क्या करें, अपघटित करते हैं। उसको क्या करें, अपघटित कर दे प्राकृतिक तरीके से। जैसे केले के छिलके हो गए, सेब के छिलके हो गए, सब्जी के छिलके हो गए, है ना, अंडे के छिलके हो गए, इन सब चीज़ों को क्या करें, वो अपघटित कर दें। तो उसको क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। तो ये अपघटक कौन सा है, प्रोटिस्टा का अपघटक है। तो इसका एग्जाम्पल है औपंग कवक। क्या है, औपंग कवक। इसमें कवक भले लगा है लेकिन ये नहीं समझना है कि ये कवक है, समझ गया। और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्लाइम मोल्ड इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। स्लाइम मोल्ड को इंग्लिश में, हिंदी में औपंग कवक कहते हैं। फिर है विषमपोषी के आधार पर। विषमपोषी के आधार पर, विषमपोषी का मतलब क्या हुआ, विषमपोषी का एक और नाम है परपोषी, लिख लीजिए। विषमपोषी का एक और नाम है परपोषी। परपोषी किसे कहेंगे, जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाए, दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे विषमपोषी या परपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल प्रोटोजोआ। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि प्रोटोजोआ भी क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटिस्टा ही है। औपंग कवक भी क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटिस्टा ही है। क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिएट, यूग्रिनोड, ये सारे क्या होते हैं, प्रोटिस्टा के ही समूह होते हैं, समझ गए ना। तो प्रोटिस्टा के बारे में और कुछ तरह से देखते हैं। चलन अंगों का, यानी कि चलन अंगों के आधार पर, यानी कि चलने वाले अंगों के आधार पर जो है प्रोटिस्टा में कुछ क्या होता है, चलने वाले अंग होते हैं। उनके आधार पर प्रोटोजोआ के 4 प्रकार है। प्रोटोजोआ क्या है, 4 प्रकार है। एक है आपका अमीबीय प्रोटोजोआ। क्या है, अमीबीय प्रोटोजोआ। एक है कसाभीय प्रोटोजोआ, एक है पक्षमाभीय प्रोटोजोआ, एक है स्पोरोजोआ। ये चारों क्या है, प्रोटोजोआ के पार्ट, प्रोटोजोआ के प्रकार ही है, लेकिन उनका अलग अलग नाम है। उदाहरण क्या है, अमीबा और एंटमीबा, ये दोनों किसके प्रकार है। देखो अमीबा, एंटमीबा, ये क्या होगा, ये भी प्रोटिस्टा का ही पार्ट है, लेकिन प्रोटिस्टा का भी किसके पार्ट है, प्रोटोजोआ का पार्ट है। किसके पार्ट है, प्रोटोजोआ का पार्ट है, इस बात को ध्यान रखना। ट्रिप्सोनोमा, ट्रिपोनोसोमा, ये भी क्या है आपका, प्रोटोजोआ के पार्ट है। किसका पार्ट है, प्रोटोजोआ के पार्ट है। फिर पेरिमिसिया, ये भी क्या है आपका, प्रोटोजोआ के पार्ट है। किसका पार्ट है, पक्षमाही प्रोटोजोआ के। प्लाज्मोडियम, ये भी आपका प्रोटोजोआ ही है और प्रोटिस्टा ही है, लेकिन कौन सा, स्पोरोजोआ। समझ गए। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, सारे नोट्स आप बनाते जाइए। बाकी इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि आप देख लेते हैं एंटमीबा, जो मैंने यहाँ पर बताया आपको। तो एंटमीबा देखिए यहाँ पर बताया ना, किसका एग्जांपल एंटमीबा है, ये आपका है अमीबिया प्रोटोजोआ का एग्जांपल। तो एंटमीबा के बारे में यहाँ देख लेते हैं। एंटमीबा साथियों क्या होता है, एक अंतः परजीवी है। परजीवी का मतलब क्या होता है कि ऐसा जीव जो दूसरों पर अस्थायी रूप होकर अपना भोजन प्राप्त करे बिना उसको हानि पहुँचाए, उसे क्या कहेंगे, परजीवी कहते हैं। जैसे जू हो गया, मथा में ढिलवा होता है ना, वो परजीवी होता है, पैरासाइट बोलते हैं। आपका अमरबेल हो गया, सुने होंगे, ये सब क्या होता है, आपका परजीवी होता है। तो परजीवी भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य परजीवी, एक होता है अंतः परजीवी। तो अंतः परजीवी मतलब जो शरीर के अंदर जाके भोजन प्राप्त करे हमसे, वो होता है अंतः परजीवी। तो एंटमीबा क्या होता है, एक अंतः परजीवी जो आंतों में संक्रमण का पैदा करता है। बोल देगा ऐसा कौन सा प्रोटोजोआ है जो कि आंतों में संक्रमण पैदा करता है, तो वो है एंटमीबा, समझ गए ना। फिर है ट्रिपोनोसोमा। क्या है, ट्रिपोनोसोमा, देखिए मैंने आपको बताया है ट्रिपोनोसोमा। किसका एग्जाम्पल, ये आपका कसाभ्य प्रोटोजोआ। किसका एग्जाम्पल है, कसाभ्य प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल ट्रिपोनोसोमा है। तो ट्रिपोसोमा देखिए, ट्रिपोनोसोमा ये करके क्या है आपका, ये भी एक प्रकार का परजीवी है। क्या है, परजीवी है जो निद्रा रोग का कारण बनता है। नींद नहीं आना, निद्रा रोग, नींद नहीं आना, निद्रा रोग। तो इसका कारण कौन बनता है आपका, बोल देगा इसका कारण एक परजीवी है, और उस परजीवी का नाम क्या है, ट्रिपोनोसोमा, जो कि क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ। एक प्रकार क्या साथी हो, प्रोटोजोआ, समझ गए ना। फिर है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी एक परजीवी है जो मलेरिया रोग का कारण बनता है। मलेरिया रोग सुना है ना, मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उसके एक डंक में हजारों आपके प्लाज्मोडियम होते हैं, जो कि आपको मलेरिया रोग का कारण बनते हैं, समझ गए ना। तो प्रोटिस्टा जगत भी हमने आपको पूरा पढ़ा दिया। अब देखते हैं कवक जगत। कवक जगत देखते हैं। कवक जगत क्या है, ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब क्या है, सभी जगह पाए जाते हैं। ये यूकैरियोट एवं बहुकोष के होते हैं। अब यूकैरियोट बताने की जरूरत नहीं है आपको, और बहुकोष के होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या है प्रकार का, ये आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। काइटिन क्या प्रकार का, कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे स्टार्च हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फ्रक्टोज, ये सब नाम सुने ना, ये सब आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। तो उसी में काइटिन भी एक प्रकार क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कोशिका भित्ति क्या होता है, देखिए कोशिका भित्ति क्या होता है कि ये हमारा एक कोशिका है। इस कोशिका को सुरक्षा देने के लिए एक झिल्ली होती है बाहर से, उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। और इस कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक और झिल्ली होता है, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, समझ गए ना। कोशिका भित्ति सिर्फ आपका पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो बोल देगा कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। किसकी, काइटिन की बनी होती है, ठीक है ना। और भी क्या होते हैं, कवक आपके क्या होते हैं, मृतजीवी होते हैं। क्या होते हैं, मृतजीवी होते हैं एवं परजीवी होते हैं। और एक चीज़ लें, कवक आपका अपघटक भी होते हैं। कवक क्या होते हैं, अपघटक भी होते हैं। अपघटक हमने यहाँ पर नहीं लिखा था, आपको लिखना है। मृतजीवी, परजीवी और अपघटक होते हैं, समझ गए।
पूछ भी देगा कि इसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कवक के गुण को नहीं दर्शाता है, तो किसी तरह से वो पूछ सकता है। तो ये विशेषताएं जो मैं लिख रहा हूँ इसी सबसे प्रश्न आते हैं आपके कोई भी एग्जाम हो जनरल कंपटीशन का, ठीक है ना। तो देखिए लिख दिया हमने आपको। मृतजीवी क्या होता है? मृतजीवी होता है ऐसे जीव जो कि सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करें, वो क्या होते हैं आपके कवक कहलाते हैं। परजीवी तो बता दिए, ये परजीवी का भी काम करता है। और अपघटक क्या होता है? जो प्राकृतिक रूप से जैव निम्न करने पदार्थ को अपघटित कर दे, उसे क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं, ठीक है ना। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। जो आपका कवक जगत के जीव हैं इनमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस नहीं होता, यानी कि ये अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते। अभी हमने देखा मोनेरा के भी कुछ जीव ऐसे थे जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता था, प्रोटिस्टा में भी प्रकाश संश्लेषण कुछ में होता था, लेकिन कवक में नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। समझ गए ना। फिर इनका शरीर लंबी धागेनुमा संरचना का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? कवक तंतु कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हाइफी कहते हैं। यानी साथियों जो कवक होता है आपका, कवक होता है इसका क्या होता है? इसका शरीर लंबा धागेनुमा संरचना का बना होता है। आपको यहाँ चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है, चित्र में दिख रहा होगा। तो इसे साथियों हम क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं, और हिंदी में कवक तंतु कहते हैं। और कवक बहुत सारे कवक तंतु क्या बनाते हैं? कवक जाल बनाते हैं। बोल देगा कि बहुत सारे कवक तंतु मिलकर क्या बनाते हैं? कवक जाल बनाते हैं। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। यह सहजीविता संबंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये सहजीविता संबंध बनाते हैं। सहजीविता संबंध का मतलब क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे कवक हो गया, कवक को क्या है? ये शैवाल के साथ मिलकर क्या बनाता है? लैवान। तो कवक प्लस शैवाल मिलकर क्या बनाता है? लाइकेन बनाता है। कवक प्लस शैवाल मिलकर क्या बनाता है? लाइकेन बनाता है। होता क्या साथियों है? शैवाल क्या है? शैवाल एक प्रकार का थैलोफाइटा समूह में आता है, जो कि पानी में रहता है, नमी जगहों पर रहता है ना। तो शैवाल क्या होता है? ये प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। शैवाल क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण कर पाता है, और जो प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा उसके पास तो भोजन है ना। तो कवक जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है, तो इसके पास भोजन नहीं है। तो ये क्या करता है? शैवाल से दोस्ती कर लेता है। किससे कर लेता है? शैवाल से दोस्ती कर लेता है। तो शैवाल से दोस्ती कर लिया तो कवक को भोजन मिल गया, क्योंकि शैवाल के पास था, और शैवाल भी इससे कुछ लेगा ना। तो शैवाल इससे रहने के लिए वो कह सकते हैं शैवाल इसके ऊपर रहता है, तो दोनों को फायदा हो रहा है। समझ रहे हैं? कवक इससे भोजन ले रहा है और शैवाल इस पर रह रहा है, कवक पर। तो ये दोनों मिलकर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, सहजीविता, और इसे कहते हैं लाइकेन। समझ गए ना। तो कवक प्लस शैवाल के मिलने से क्या बनता है? लाइकेन बनता है, ठीक है ना। कवक में भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं तेल के रूप में संचित रहता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार में कि कवक जो है, कवक में जो भोज्य पदार्थ हैं, जैसे मान लीजिए कवक के पास भोजन बहुत हो गया, अब वो खा नहीं पाएगा, तो उस भोजन को क्या करेगा? वो फेंक थोड़ी देगा। उस भोजन को वो क्या करता है? किसी न किसी रूप में जमा करके रख लेता है, ताकि जब भोजन की कमी हो या भूख लगे तो आसानी से वो उनको ग्रहण कर सकते हैं। समझ गए ना। तो कवक में भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में एवं तेल के रूप में। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम लोग हैं, मनुष्य हैं, वो भी क्या करते हैं कि जब भोजन एक्स्ट्रा बन जाता है, ग्लूकोज एक्स्ट्रा बन जाता है, तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में क्या करते हैं? जमा करके रख लेते हैं। कहाँ? यकृत में ग्लाइकोजन को एक्स्ट्रा जमा करके रख लेते हैं, ताकि जब भूख लगता है तो एक्स्ट्रा जो ग्लाइकोजन जमा है उसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हम उसका यूज कर लेते हैं। समझ गए ना। तो कवक में जो भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं तेल के रूप में संचित रहता है, स्टोर रहता है। समझ गए ना। जनन कैसा होगा? लैंगिक भी हो सकता है कवक में, और अलैंगिक भी हो सकता है, ठीक है ना। बाकी मैं बता दिया कि लैंगिक जनन एक अलग से टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट, एस्परजिस, पेनिसिलियम, राइजोपस, एगरिकस, ये सारे क्या आपके? ये सारे होते हैं आपके कवक जगत के एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। डायरेक्ट पूछ लेता है निम्नलिखित में कौन सा कवक का उदाहरण है या कवक का एक जीव है। तो एग्जाम्पल याद रहेगा तभी आप बना पाइएगा। आगे देखते हैं। कवक को आकारकी व बीजाणु बनने के आधार पर 4 समूह में बांटा गया है। एक फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरियोमाइसिटिस। बाकी ये चारों आपको जो है इसका डिटेल पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो नीट वगैरह में पढ़ा जाता है। समझ गए ना। तो बस आपको ध्यान रखना है कवक के क्या है? आकारकी एवं बीजाणु बनने के आधार पर। क्या? आकारकी एवं बीजाणु बनने के आधार पर 4 पार्ट में। फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरियोमाइसिटिस। ये चारों कैसे याद रखेंगे? लास्ट में देखिए सब में सिटीज है, तो लास्ट में सिटीज है तो किसका पार्ट है? कवक का पार्ट है। समझ गए। बस इस तरह से आप पहचान सकते हैं कवक के ये पार्ट होते हैं। अब एक बचा कौन सा आपका? पादप जगत, इसको भी देख लेते हैं। पादप जगत की बात करते हैं। यह यूकैरियोटिक एवं बहुकोष के जीव होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब साथियों क्या होता है? जिनमें
अच्छे से केंद्रक पाया जाता हो, जिनमें कोशिका का जो अंग होता है उसको ढकने के लिए अच्छे से झिल्ली वगैरह पाया जाता हो, उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। बहुकोश के क्या होता है, जिनमें बहुत सारे कोशिका हो, उसे बहुकोश के जीव कहते हैं। तो पादप जगत क्या होता है, इसका कोशिका कैसा होगा, इसका कोशिका केंद्रक यूकैरियोटिक टाइप का होगा और इसका बहुकोश के होगा। यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का स्वयं निर्माण करता है। यानी पादप जगत के जो जीव होते हैं, यानी पौधा जिसका बात हम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये सब बात आप जानते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति आपको पता है कि कोशिका के जो कोशिका को ढकने के लिए क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है, और कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक परत होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति सिर्फ किस में पाया जाता है, पादप जगत में पाया जाता है। जनन की बात करें, पादप जगत में किस प्रकार का जनन होता है, लैंगिक भी होता है और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है ना साथियों, अगर बात करूँ मैं आगे इसका, अब पादप जगत को क्या करते हैं, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो करते हैं। फूल एवं बीज के आधार पर पादप जगत को दो भाग में बांटते हैं। फूल एवं बीज के आधार पर पादप जगत को दो भाग में बांटते हैं। पहला कौन हो गया आपका, क्रिप्टोगम्स। क्या हो गया, क्रिप्टोगम्स। देखिए मैं आपको पूरा थ्योरी दे रहा हूँ, आगे भी देता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रिप्टोगम्स हो गया, दूसरा हो गया फेरेडोगम्स। क्रिप्टोगम्स को हिंदी में अपुष्पोद्भिद बोलते हैं, फेरेडोगम्स को पुष्पोद्भिद बोलते हैं। क्रिप्टोगम्स को साथियों हम 3 पार्ट में बांटते हैं। कितना पार्ट में बांटते हैं, 3 पार्ट में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेरेडोगम्स की बात करें तो इसको कितना पार्ट में बांटेंगे, 2 पार्ट में। कितना पार्ट में, 2 पार्ट में। एक हो गया जिम्नोस्पर्म, इसको हिंदी में अनावृत बीजी कहते हैं, और एक होता है आपका एंजियोस्पर्म, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, आवृत बीजी कहते हैं। ठीक है ना। जो अनावृत बीजी है साथियों, इसको नग्न बीजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नग्न बीजी भी कहते हैं। क्यों नग्न बीजी कहते हैं, क्योंकि इसका बीज के ऊपर जो है ना कवर नहीं पाया जाता, यानी कि नंगे रहता है बीज इसका, इसीलिए इसको नग्न बीजी कहते हैं। और जो एंजियोस्पर्म होता है आवृत बीजी, इसके बीज के ऊपर कवर पाए जाते हैं, इसलिए इसको नग्न बीजी नहीं बोलते हैं, इसको अनग्न बीजी बोलते हैं। इतना समझ के आगे बढ़ते हैं। तो क्रिप्टोगम्स में सबसे पहले कौन था, थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। थैलोफाइटा के बारे में क्या है, यह मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। यानी कि थैलोफाइटा जो पौधे के समूह है, ये कहाँ पाए जाते हैं, आपके जल में पाए जाते हैं। इन्हें इन पादपों को सामान्यतः शैवाल भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो थैलोफाइटा पौधे का समूह है, इसे हम क्या कहते हैं, अन्य नाम से जानते हैं, जिसे शैवाल कहते हैं। इंग्लिश में इसको एल्गी बोलते हैं, नाम सुनेंगे। ठीक है ना। इन पादपों का शरीर अविभेदित होता है। अविभेदित का मतलब पता है क्या होता है, कि इनका शरीर जो है अंगों में विभाजित नहीं होता है। ना ही थैलोफाइटा पौधों के समूह के पास पत्ता होता है, तना होता है, जड़ होता है, कुछ भी नहीं होता है। समझिए एक नंगा कोई कॉमिक नहीं पौधा, समझिए पौधा टाइप का आपको लगवे नहीं करेगा, क्योंकि इसका अंग जो है अविभेदित होता है। तो हम इसको उतना विकसित पौधा नहीं बोलेंगे, इसलिए इसके लिए एक नाम दिया गया है अविभेदित, है ना। क्योंकि इसका तना पत्ता जड़ कहाँ रहता है, कोई पता नहीं चलता है, समझ गए ना। अर्थात जड़ तना पत्ती आप पता नहीं लगा पाएंगे, वो देखिए हम लिख दिए हैं। यह क्या होता है, स्वपोषी होता है। स्वपोषी का मतलब साथियों क्या होता है, स्व मतलब खुद, पोषी मतलब भोजन, जो अपना भोजन खुद से बना ले। तो पौधा भाई प्रकाश संश्लेषण करता है, खुद से बनाएगा। ठीक है ना। इनमें संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, पॉइंट समझिएगा। इनमें क्या साथियों, संवहन ऊतक। संवहन ऊतक मतलब समझते हैं, संवहन ऊतक का मतलब हो गया जो कि भोजन और जल को पौधों के सभी अंगों तक पहुंचाए। अब यहाँ इसके पास तो थैलोफाइटा पौधे जो समूह है, इसके पौधों के पास तना जड़ पत्ती कुछ है भी नहीं, क्या है, तो कहाँ से संवहन ऊतक विकसित होगा, तो संवहन ऊतक नहीं होता है। संवहन ऊतक का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम मतलब संवहन ऊतक। जाइलम प्लस फ्लोएम इक्वल टू संवहन ऊतक, वस्कुलर टिश्यू इंग्लिश में बोलते हैं। जनन की बात करें, मुख्यतः जनन क्या होगा, अलैंगिक जनन। जो आपका जो थैलोफाइटा पौधों के जो समूह है, इसमें जनन किस प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन होता है। लेकिन लैंगिक जनन एक कोष के चल बीजाणु द्वारा होता है। इसमें लैंगिक जनन भी होता है, किसके द्वारा, चल बीजाणु के द्वारा। किसके द्वारा, चल बीजाणु क्या होता है साथियों, ये स्पोर होता है ना। ये मैं आपको बीजाणु जनन में अलग से पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको जीवों में जनन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये लंबा टॉपिक है। लैंगिक जनन किसके द्वारा होगा, चल बीजाणु के द्वारा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ही डायरेक्ट पूछ देगा कि ये इसका एग्जाम्पल क्या है। तो ध्यान रखिए, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, अल्वा, कारा, क्लेडोफेरा, ये सारे साथियों किसके एग्जाम्पल है, ये आपके थैलोफाइटा पौधों के समूह के एग्जाम्पल है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से। उसके बाद कौन सा आता है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की बात करें, इसे पादप जगत का क्या कहते हैं साथियों, उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। इसमें नकली जड़, देखिए इसमें जड़ पाया जाता है, लेकिन नकली जड़ पाया जाता है, और उस नकली जड़ का नाम पता है क्या है, राइजोड। ध्यान रखिएगा, नकली जड़ पाया जाता है और जड़ का नाम क्या है, राइजोड नामक जड़, हिंदी में इसको मूलाभास कहते हैं। इनमें संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं। थैलोफाइटा में भी संवहन ऊतक नहीं था,
इसमें भी संवहन ऊतक नहीं होता है ना। ये प्राय नम, ठंडे, छायादार स्थानों पर उगते हैं। जो ब्रायोफाइटा के समूह होते हैं ये नम, ठंडे, नम मतलब समझते हैं ना, जहाँ हल्का हल्का पानी हो जिस जगह पर उसे नम कहते हैं। जैसे घास में हल्का पानी रहता है तो उसको ना बोलते हैं घास में नमी है, आर्द्रता है, तो इस जगह पर ये पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा। इनमें निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है। ब्रायोफाइटा में निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फटाक से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल। अगर ये सब पॉइंट आपको याद नहीं भी है तो एग्जाम्पल तो एकदम बिना एग्जाम्पल के तो कोई काम होने वाला नहीं है। इसी से प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। लीवरवर्टस, रिक्सिया, मॉस, मर्केसिया, फ्यूनेरिया, स्फैगम। देखिए हमने आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, क्योंकि अब जो है नॉर्मल एग्जांपल नहीं देता है आपको, जो इसका नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स्ट्रा एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, लिवरवर्टस, रिक्सिया, मॉस, मर्केसिया, फ्यूनेरिया, स्फैगम, ये आपका क्या है, आपका क्या कहते हैं, ये ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, प्रजनन के लिए जल की जरूरत होती है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट। प्रजनन के लिए क्या होती है, जो ब्रायोफाइटा के जो समूह होते हैं उनको प्रजनन के लिए जल की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं फटाक से। देखिए आपको रिवीजन की तरह हम करा रहे हैं ताकि फटाक से क्वेश्चन आए तो एग्जाम इसको बना ले। इस समूह के पादपों को वानस्पतिक सर्प भी कहा जाता है। देखिए जो टेरिडोफाइटा के जो ग्रुप होते हैं, इसके पौधों के जो समूह होते हैं, इसको क्या कहता है, वानस्पतिक सर्प भी कहा जाता है। इन पादपों का शरीर जड़, तना, पत्ती जैसी संरचनाओं में विभेदित रहता है। ये थोड़ा सा क्या है, देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो वो विकसित पादप का समूह आ रहा है। थैलोफाइटा उतना विकसित पादप नहीं था, ब्रायोफाइटा उससे थोड़ा सा विकसित हुआ, टेरिडोफाइटा उससे भी विकसित हुआ, अभी और आएगा तो वो और विकसित होते जाएगा पादप का। ठीक है ना, इसी तरह हम जंतु जगत में भी देखते हैं। इन पादपों का शरीर जड़, तना, पत्ती जैसी संरचनाओं में विभेदित रहता है, लेकिन उतने वास्तविक नहीं होते। देखिए विभेदित रहता है, लेकिन आपको रियल जो जड़, जो वास्तविक जड़ होना चाहिए, वास्तविक तना होना चाहिए, वास्तविक आपका पत्ती होना चाहिए, वैसा नहीं रहता है। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पादप मुख्यतः क्या होता है, स्थलीय, यानी कि ये जो है स्थल पर पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये आपका स्थल पर पाए जाते हैं। इनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। देखिएगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा में संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं संवहनी ऊतक। ध्यान से रखिएगा। इनमें निषेचन के पश्चात अंडे भ्रूण में परिवर्तित होते हैं। इनमें निषेचन के पश्चात अंडे भ्रूण में, इनको आप इसको याद मत रखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। ठीक है ना, ये डिटेल जब अभी तो मैं डिटेल आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि रैपिड रिवीजन है। ये पौधे नम, छायादार पहाड़ों जैसे जगह में पाए जाते हैं। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या है, फर्न, हॉर्सटेल, मार्सिलिया, क्लब मॉस, है ना, ये सारे क्या है, ये आपका टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल है। जनन क्या होता है साथियों, लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है ना, और लैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। मैंने आपको बोला था ना ये अलग टॉपिक है, जीवों में जनन, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, फिलहाल आप रिवीजन करिए। अब बात करते साथियों अनावृत बीजी। देखिए यहाँ पर हमने आपको क्लासिफिकेशन जब किया था पादप जगत का, देखिए यहाँ पर पादप जगत का क्लासिफिकेशन किया दो पार्ट में, क्रिप्टोगैम्स, फेनोडोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स को तीनों हम अच्छे से देख लिए। अब देखते हैं फेनोडोगैम्स को। ठीक है ना, इनमें पहले क्या आता है, जिम्नोस्पर्म, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनावृत बीजी, इसको देखते हैं। फिर एंजियोस्पर्म को देखेंगे, तो फटाफट इनको हम देख लेते हैं। ठीक है ना, तो अनावृत बीजी को पहले हम देख लेते हैं। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। दोनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों। जिम्नो का मतलब साथियों क्या होता है, नग्न। जिम्नो का मतलब क्या होता है, नग्न, और स्पर्मा का मतलब होता है बीज। देखिए जिम्नो नग्न, स्पर्मा बीज, तो यानी कि नग्न बीज। मैंने आपको पहले भी बोला इनको नग्न बीज कहते हैं, क्योंकि इसके बीज के, जैसे मान लीजिए बीज है तो बीज के ढकने के ऊपर कवर नहीं होता, इसलिए नंगा बीज बोलते हैं, नग्न बीज बोलते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं साथियों। इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहते हैं, समझ गए। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। बहुवर्षीय का मतलब क्या होता है, लंबे समय तक रहते हैं। सदाबहार होते हैं। काष्ठीय मतलब कह सकते हैं लकड़ी वाला पौधा, आप कह सकते हैं लकड़ी इसमें होता है। इनमें संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं। संवहन ऊतक क्या होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं। इससे पहले जो था उसमें संवहन ऊतक विकसित था, लेकिन उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। इसमें जाइलम में वाहिकाएं एवं फ्लोएम में सहकोशिकाएं का अभाव होता है। अब ये नया पॉइंट क्या आ गया, मैंने बोला था कि संवहन ऊतक का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के भी 4 पार्ट होते हैं, फ्लोएम के भी 4 पार्ट होते हैं। जाइलम के 4 पार्ट कौन कौन होते हैं, आपका वाहिनिकाय होता है, वाहिकाय होता है, जाइलम मृदुतक होता है, और एक आपका होता है जाइलम तंतु। तो ये इसके 4 पार्ट होते हैं जाइलम के। उसी तरह फ्लोएम के भी 4 पार्ट होंगे, चालनी नलिकाय हो जाएगा, सहकोशिकाय हो जाएगा, फ्लोएम मृदु ऊतक हो जाएगा, फ्लोएम तंतु हो जाएगा। तो 4 पार्ट जो है फ्लोएम के भी होते हैं, 4 पार्ट जाइलम के भी होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो अनावृत बीजी है इसमें संवहन ऊतक पाया जा रहा है, लेकिन संवहन ऊतक का जो जाइलम है उसमें वाहिकाएं नहीं होता है, और फ्लोएम का जो है उसमें क्या कहते हैं, सहकोशिकाएं नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इनमें क्या है, वास्तविक फल का निर्माण नहीं होता है। जो सत्य फल और सत्य फल पढ़ेंगे उसमें इसका निर्माण नहीं होता है।
परागन जो है वायु द्वारा होता है। परागन क्या होता है? वायु द्वारा होता है। एग्जाम्पल क्या है? साइकस, पाइनस, गिनको, देवदार, ये सारे एग्जाम्पल याद आपको रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आवृतबीजी का। देखिए आवृतबीजी क्या है? ये सबसे विकसित है। ये क्या है? सबसे विकसित। पूछ लेगा कि पौधों का सबसे बड़ा जगत कौन सा है, तो एंजियोस्पर्म ही है, इसको आवृतबीजी बोलते हैं। जितना भी अभी एग्जाम्पल पढ़ाए थैलोफाइटा का, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी, इसमें जितना भी पौधा आएगा इन सभी पौधों को छोड़कर जो आपके आएंगे वो सारे किस में आएंगे? एंजियोस्पर्म में आएंगे। यानी आम, केला, लीची, कुछ भी बोल दीजिए, सब आपका एंजियोस्पर्म में आएगा। जितना भी पौधा है सब किस में आएगा? एंजियोस्पर्म में आएगा, ठीक है ना। देखिए एंजियो का मतलब क्या होता है? ढका हुआ, स्पर्म मतलब बीज, तो यानी कि ढका हुआ, बीज जो रहता है वो ढका हुआ, यानी कि सबसे विकसित पौधा है। सब चीज़ें इसमें पाया जाएगा, तना फना जे भी है, संवहन तमवहन सब चीज़ पाया जाएगा, समझ आइए, ठीक है। इन्हें पुष्पी पादप भी कहते हैं। यह पादपों का सबसे बड़ा वर्ग है। यह संसार में सभी जगह पाए जाते हैं, बोल दिए हम आपको, ठीक है ना। अब क्या करते हैं? देखिए सब चीज़ लिखे हैं। संवहन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। पुष्प एवं फल बनते हैं, यानी कि फूल भी बनता है, फल भी बनते हैं। परागन विभिन्न माध्यमों जैसे जल, वायु, कीटों, पक्षियों, जानवरों द्वारा होता है। परागन क्या होता है साथियों? परागन होता है कि पुंकेसर के परागकोश से जो परागकण है वो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में आता है ना, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? परागन कहलाता है, ठीक है ना। तो परागन जो इसमें सभी माध्यम से होगा, कीटों, पक्षियों, जानवरों से होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या था आपका? इसमें क्या था? इसमें आपका साथियों परागन खाली वायु द्वारा, ध्यान रखिएगा, परागन खाली वायु द्वारा यानी हवा द्वारा ही परागन होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या साथियों है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर आवृतबीजी को दो भाग में बांटते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर आवृतबीजी को कितने भाग बांटते हैं? दो पार्ट में। एक होता है एक बीजपत्री और दूसरा होता है द्विबीजपत्री, यानी कि जिसमें एक बीजपत्र पाया जाएगा उसको बोलेंगे एक बीजपत्री, जिसमें दो को पाया जाएगा उसमें द्विबीजपत्री। सिंपल बात है, ठीक है ना। अब आइए इनको अंतर से समझ लेते हैं। देखिए पूरा लिख दिया यहाँ पर, आवृतबीजी, दो बीजपत्र वाले बीज द्विबीजपत्री, एक बीजपत्र वाले एक बीजपत्री। अंतर देख रहे थे, अंतर से ना इसमें प्रश्न आपका पूछ सकता है। द्विबीजपत्री में इसमें दो बीजपत्र होते हैं और इसमें एक बीजपत्र होते हैं। इसमें जो है मूसलाधार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मूसलाधार। मूसलाधार का मतलब क्या होता है साथियों? जो उतना लंबा नहीं होता है और रेशेदार जड़ होता है, बरका ये जड़ आपका, ठीक है ना। ऐसे कैसे बहुत निकला रहता है ना, जब कोई पौधा उखाड़ेगा तो उसका जड़ दिखेगा, इसमें जो आपका क्या है बहुत सारा एकदम भूसी टाइप का एकदम कह सकते हैं उसको, रेशा टाइप का बहुत निकला रहता है, तो उसको बोलते हैं आपका, हम क्या बोलते हैं उसको? रेशेदार जड़ बोलते हैं। तो इसमें मूसलाधार, इसमें रेशेदार पर जड़ पाया जाता है। रेशेदार जड़ किसमें? एक बीजपत्री में। और तना क्या होता है? काष्ठीय होता है और शाखित होता है। इसका तना क्या होता है? शाखीय और अशाखित होता है। जालिकावाद सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास। सिरा मतलब समझते हैं ना, मतलब ये पत्ता है, ये पत्ता है ना आपका, ये पत्ता है, इसका जो मतलब ऐसे ऐसे देखे होंगे कि इसमें खंडित रहता है पत्ता का, इसको बोलते हैं हम सीरा। क्या बोलते हैं इसको? सीरा बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें द्विबीजपत्री में क्या होता है? जालिकावात होता है। क्या होता है? जालिकावात, यानी कि कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। फिर से एक बार बना देते हैं। ये आपका पत्ता हो गया साथियों, ये पत्ता हो गया, इस तरह से रहेगा, इस तरह से, तो इसको बोलेंगे जालिकावात सीरा। लेकिन एक बीजपत्री में क्या है? समांतर वाला पाया जाता है। समांतर कैसे होगा? समांतर सिंपल है, ये पत्ता बना दीजिए, ये बीच का मोटा सिरा हो जाएगा। समांतर मतलब आपका ऐसे इस प्रकार होगा, इस प्रकार से ये समांतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो समांतर सिरा विन्यास एक बीजपत्री में, आपका जो क्या कहते हैं जालिकावात द्विबीजपत्री में। इसमें 4 या 5 फूल होते हैं। जो द्विबीजपत्री वाले पौधे होंगे ना, उसमें जो फूल की जो पंखुड़ियाँ होंगी, पंखुड़ियों की बात कर रहे हैं, 4 या 5 गुणक होंगे। लेकिन एक बीजपत्री में 3 गुणक होंगे। कितना गुणक होंगे? 3 गुणक होंगे। यह पृष्ठकारी होता है, यह समद्विपार्श्विक होता है। एग्जाम्पल याद रख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? द्विबीजपत्री का मूंगफली हो जाएगा, मटर हो जाएगा, चना हो जाएगा। और एक बीजपत्री क्या हो जाएगा साथियों? गेहूँ, चावल, जौ, भुट्टा, केला, ये सारे किसके हो जाएंगे? एक बीजपत्री के एग्जाम्पल हो जाएंगे। उम्मीद है ये पूरा क्लास आपको अच्छा लगा होगा। स्पीड करके एक दो बार देख लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न आ रहे हैं और इससे फिक्स है आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही क्लास के लिए आप जो है साइंस के लिए टेंशन नहीं लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरा जो आगे वैकेंसी आएगा उसके लिए हम भी तैयारी आपको करा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।